Hello everyone. Today's video will focus on key economic terms that have been in news recently. We will cover 15 most important terms as UPSC often asks include questions like beta, sterilization. तो इस टाइप के टर्म्स UPSC पूछती रहती है. This makes it likely we'll see similar questions in the upcoming exams. अच्छा, before diving into this topic, I'd like to ask for your feedback. Okay. Please let me know in the comments if you find these videos helpful. If you do, also suggest which topics you would like us to cover next. We'll ensure to focus on the most important and relevant subjects. Okay. Let's start. First term है हमारा zombie lending. Zombie lending क्या होता है? अगर कोई बैंक डिक्लेयर हो जाता है इंसॉल्वेंट, बट उसके बाद भी वो ऐसी जगह पे लोन्स देता है जो कि हाई रिस्क है. मतलब उसका पहले ही इंसॉल्वेंसी की वजह से NPA हाई होगा, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बट उसके बाद भी वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करता है, ऐसी जगह पे लोन्स देता है जहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा रिस्क है. ओके, तो ऐसे लेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ॉम्बी लेंडिंग. नेक्स्ट है हेजिंग. हेजिंग एक स्ट्रेटजी होती है अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए. ओके, जैसे कि क्या क्या हो सकता है इसमें? आप इंश्योरेंस करा लो, जैसे आपका कोई हाउस है ना, उसका इंश्योरेंस करा लो, तो अगर वॉर होगा या कोई भी शॉक होगा, है ना, तो उससे आपका जो रिस्क होगा वो मिनिमाइज़ हो जाएगा. ऐसे ही क्या हो सकता है? ऑप्शंस परचेज कर लो. ओके, लाइक जैसे जियो है ना, जियो का अगर आप पुट ऑप्शन परचेज कर लेते हो, तो अगर जियो की जो सेल्स है वो डाउन भी जाएगी तो उससे आपका रिस्क मिनिमाइज़ हो जाएगा. अब ये पुट ऑप्शन क्या होता है ये भी आगे हम लोग देखेंगे. ओके, उससे क्या कैसे बेनिफिट होगा? कंपनी के शेयर्स नीचे जाएंगे तो पुट ऑप्शंस पे क्या असर पड़ेगा, तो उससे मिनिमाइज़ कैसे होगा रिस्क. ओके, और क्या हो सकता है? अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो, है ना, लाइक अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके रखो, तो उससे क्या होगा? एक सेक्टर नीचे जाएगा. अब ऐसा तो नहीं है सारे सेक्टर एक साथ नीचे चले जाएंगे, और ऐसा होता भी नहीं है. ओके, तो डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो, उससे रिस्क मिनिमाइज़ हो जाता है. तो इसको बोलते हैं हम लोग हेजिंग. नेक्स्ट है शेयर प्लेजिंग. शेयर प्लेजिंग क्या होता है? अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, है ना, तो उसको अगर आप कोलेट्रल की तरह यूज़ करते हो टू सिक्योर अ लोन, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर प्लेजिंग. ओके, नेक्स्ट क्या है? नॉस्ट्रो एंड बोस्ट्रो. नॉस्ट्रो एंड बोस्ट्रो अकाउंट. अब ये नॉस्ट्रो एंड बोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं? नॉस्ट्रो मतलब होता है आर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, मतलब जो हमारा पैसा है और आपके बैंक में है. ओके, और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा बोस्ट्रो, मतलब आपका पैसा जो हमारे बैंक में है. ओके, तो ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स में यूज़ होता है. ओके, अकाउंट के उनके टाइप्स होते हैं. नॉस्ट्रो मतलब हमारा पैसा जो आपके बैंक में है, वॉस्ट्रो मतलब आपका पैसा जो हमारे बैंक में है, डिपॉजिट. ओके, तो ये होते हैं नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स. नेक्स्ट क्या है? हॉट, कोल्ड एंड कूल वॉलेट. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. ये रिलेट किससे करता है? क्रिप्टो करेंसी से. ओके, अब ये हॉट वॉलेट क्या होता है? हॉट वॉलेट वो होते हैं जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी स्टोर करते हो एंड दे आर कनेक्टेड ऑनलाइन, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं वो. ओके, लाइक प्लेटफॉर्म्स हो गए, जितने भी एक्सचेंजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को. ओके, कोल्ड वॉलेट क्या होता है? कोल्ड वॉलेट होता है अगर आपका कोई क्रिप्टो करेंसी ऑफलाइन स्टोर्ड है, लाइक पेन ड्राइव में, है ना, तो वो ऑनलाइन नहीं है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ऑफलाइन है, तो इसके लिए उसको कोल्ड बोलते हैं. अब एक नया है कूल वॉलेट. कूल वॉलेट क्या होता है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक उसका कुछ पार्ट कोल्ड होगा एंड बाकी के जितने काम होंगे वो ऑनलाइन होंगे. ओके, सो दिस इज कूल वॉलेट. तो कूल एंड कोल्ड में कन्फ्यूज मत होइएगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज कॉल एंड पुट ऑप्शंस. ये ऊपर हम लोग ने जो बात की थी एग्जाम्पल में वो ये है. ओके, अब ये कॉल एंड पुट ऑप्शंस क्या होता है? ये शेयर ट्रेडिंग्स में होता है. ओके, इसमें क्या होता है? जैसे कॉल होता है प्रेडिक्शन ऑफ मार्केट गोइंग अप. ओके, अगर जैसे आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या बाय करोगे? कॉल ऑप्शन. एंड अगर आपका प्रेडिक्शन है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप क्या बाय करोगे? पुट ऑप्शन. ओके, कॉल ऑप्शन में क्या होगा? जैसे ऐसे है ग्राफ, इसका ऐसे बनेगा, तो आपने यहाँ कहीं अगर बाय किया है ना, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में आपने कोई जियो का शेयर बाय किया. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड जब उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 110, ओके, तो आपने उसको सेल कर दिया. तो पहले बाय फिर सेल. ओके, तो आपका क्या हुआ? इसमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. तो ये क्या है? ये कॉल ऑप्शन है. एंड पुट ऑप्शन में क्या होता है? जस्ट इसका ऑपोजिट होता है. आप प्रेडिक्ट करते हो कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो आप पहले यहाँ पे सेल कर दोगे, लाइक 100 रुपीज़ में आपने सेल कर दिया, एंड बाद में आप बाय करोगे, लाइक 90 रुपीज़ में आपने बाय कर लिया, तो आपने 90 में बाय किया एंड 100 में सेल किया, तो आपका प्रॉफिट स्टिल 10 रुपये का हो गया. बस इसमें क्या है? मार्केट नीचे जाता है तब प्रॉफिट होता है. ओके, तो दिस इज पुट ऑप्शंस. क्लियर? कॉल में ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा, पुट में जब नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा. ओके, नेक्स्ट है डीमैट अकाउंट. अब ट्रेडिंग करने के लिए, है ना, पुट ऑप्शंस, बाय ऑप्शंस एंड इक्विटी, ये सब ट्रेड करने के लिए एक, जैसे बैंक में आपका सेविंग्स एंड करंट अकाउंट होता है, उसी की तरह अगर आपको इक्विटी में ट्रेड करना है ना, इक्विटी या ऑप्शंस
और या तो कमोडिटी। ये सब क्या है? ये सब ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, कहाँ पे? NSDL एंड CDSL में। ओके, तो ये काम कौन प्रोवाइड करता है? ये काम आपके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स करते हैं, जैसे कि ग्रो हो गया, है ना, और कौन, ज़ीरोधा हो गया, है ना, एंजल ब्रोकिंग हो गया। ये कुछ ब्रोकिंग फर्म्स होते हैं जो इनसे कनेक्टेड होते हैं आपका अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, एंड ट्रेडिंग ये प्रोवाइड कराते हैं। ओके, NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। वैसे CDSL क्या है? सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट है लिबोर मिबोर। अभी लिबोर मिबोर क्या होता है? लिबोर होता है लंडन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट। मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से किस इंटरेस्ट रेट में अपना आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, तो वो होता है लंदन में जो इंटरबैंक में जो इंटरेस्ट रेट लगेगा। ओके, सिमिलरली जो मुंबई में लगेगा उसको बोलेंगे मिबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफरिंग रेट। ओके, नेक्स्ट है ओलिगोपोलिक मार्केट। ओके, तो मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक मोनोपोली, है ना। मोनोपोली में क्या होगा कि एक ही सेलर होगा, वही सब सेल करेगा, उसके पास टोटल प्राइस कंट्रोल होगा। उसी की तरह की ओलिगोपोलिक मार्केट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ सेलर्स होते हैं और उनके प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते हैं बट सिमिलर होते हैं, एंड दे हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस। ओके, टोटल कंट्रोल नहीं होता है बट सम कंट्रोल होता है। ओके, फ्यू सेलर सिमिलर प्रोडक्ट, सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस, इसको क्या बोलते हैं? ओलिगोपोलिक मार्केट। ये क्या है? मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट एवरग्रीनिंग। अब एवरग्रीनिंग दो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एक तो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स एंड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है? अगर आप पुराना लोन के लिए नया लोन ले लेते हैं, ओके, लाइक पुराना लोन क्लियर करने के लिए आप नया लोन ले लेते हैं बैंक से। ओके, इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। एंड एवरग्रीन ऑफ पेटेंट क्या होता है? इसमें लाइक कोई मेडिसिन है XYZ, है ना, उसको ABC कंपनी ने पेटेंट करा लिया, 20 ईयर्स के लिए होता है पेटेंट, है ना। उसके बाद जब 20 ईयर्स ख़त्म होने वाले हैं तब उसने उसमें उसके कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में मेडिसिन के थोड़ा सा ट्विक कर दिया, लाइक एक कोई थोड़ा सा परसेंटेज कम कर दिया या तो कुछ और ऐड कर दिया, तो वो नई मेडिसिन बन गई, तो उसको वो फिर से पेटेंट करा लेता है 20 साल के लिए। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो ये अनएथिकल माना जाता है। ओके, नेक्स्ट 81 बॉन्ड्स। व्हाट आर 81 बॉन्ड्स? ये ऐसे बॉन्ड होते हैं, लाइक किसी भी बॉन्ड में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड मैच्योरिटी डेट होती है। बट ये जो 81 बॉन्ड्स होते हैं, इसकी जो मैच्योरिटी डेट होती है वो इन्फिनाइट होती है। मतलब इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं लिखी होती है। इसमें आपको प्रिंसिपल कभी भी वापस नहीं होगा क्योंकि मैच्योरिटी डेट ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा हमेशा। ओके, तो ये इंटरेस्ट रेट फॉर एवर मिलेगा। अब इसमें बैंक्स कैन बाय बैक दीज लोन्स। ओके, अगर बैंक्स चाहते हैं तो ये जो बॉन्ड्स हैं उनको बाय बैक कर सकते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स जिनमें मैच्योरिटी डेट नहीं होती है उनको बोलते हैं 81 बॉन्ड्स। नेक्स्ट श्योरिटी बॉन्ड्स। अब इसको समझते हैं ये क्या है। श्योरिटी बॉन्ड के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप हो, है ना, आपको एक घर बनवाना है, उसके लिए आप एक कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढोगे, है ना, बट आपको पता नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टर ट्रस्टेड है कि नहीं है, और काम से सही से काम करेगा, टाइमली काम करेगा, क्वालिटी कैसी होगी, है ना, उस कॉन्ट्रैक्टर की। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, ये बैंक में जाएगा, उन बैंक को कुछ पैसा देगा, उसके बदले एक बॉन्ड खरीद लेगा। उस बॉन्ड में क्या होगा, ये लिखा होगा, मतलब एक तरह की वो गारंटी होगी इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए कि हम अच्छा काम करते हैं, तो वो बॉन्ड आपको दे देगा। उसी को बोलेंगे हम लोग श्योरिटी बॉन्ड। उससे क्या होगा कि हमको बैंक पर तो यकीन है बट इस पर नहीं है, तो ये बैंक के थ्रू श्योरिटी बॉन्ड अपने पास आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये गारंटी करेगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंप्लाई करेगा रूल्स को, टाइमली कंप्लीट करेगा, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेगा एंड क्वालिटी हमको अच्छी बना कर देगा। ओके, तो दिस इज श्योरिटी बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्या है, टेपर टेंट्रम। 2013 में हुआ था यूएस में। ओके, इसमें क्या हुआ था कि जो यूएस का फेड रिजर्व है उन्होंने टी बिल्स को बाय करना कम कर दिया था, ट्रेजरी बिल्स को बाय करना कम कर दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ था, उनकी मनी सप्लाई में इम्पैक्ट हुआ, मनी सप्लाई कम होने लगी। मनी सप्लाई कम होगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगी, है ना। बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से क्या हुआ, लोगों ने अपने बॉन्ड्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, तो सडन सेलिंग आ गई बॉन्ड्स में। ओके, अब फेड रिजर्व ने ये क्यों किया होगा, क्वान्टिटेटिव ईजिंग के लिए, है ना। तो ये जो सडन सेलिंग आई इसी को बोलते हैं टेपर टेंट्रम। ओके, नेक्स्ट फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है, जैसे आप हो, है ना, और एक कोई फैक्ट्री है, वो कोई गुड्स बनाती है, मान लो वो बनाती है कुछ क्लोथ्स बनाती है। ओके, अब आपको ये क्लोथ्स चाहिए बट आपके पास अभी पैसे नहीं है। ओके, आप जाओगे कंपनी के पास, बोलोगे कि मैं आपको 6 महीने बाद पैसे दूंगा, तो ये कंपनी मना कर देगी कि नहीं, हमको तो अभी पैसे चाहिए। तो इस केस में फैक्टरिंग काम आती है। इसमें क्या होता है, कि आप बैंक के पास जाओगे और उनसे एक इन्वॉइस ले लोगे, उनसे कहोगे, एक तरह का मतलब लोन ले लोगे कि आप हमको इन्वॉइस दे दो, इसके बदले में हम आपको 6 महीने बाद इसके पैसे पूरे वापस कर देंगे। तो आप ये इन्वॉइस जाके कंपनी को दे दोगे और आप क्लोथ्स खरीद लोगे। तो ये जो इन्वॉइस होगा वो बैंक के पास आ गया,
अब ये बैंक में डाल देगा, तो उससे क्या होगा, इस इन्वॉइस का जितना भी 80% वैल्यू होगी ना, वो तुरंत कंपनी के पास पहुंच जाएगी, बाकी की 20% बाद में। ओके, तो दिस इज़ फैक्टरिंग। अब ये फैक्टरिंग क्यों, क्योंकि इन केस में जो बैंक ये जो काम कर रहा है ना, वो फैक्टर होता है। ओके, तो जो इंटरमीडिएटरी होता है उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो दिस इज फैक्टरिंग। नेक्स्ट क्या है, ई रुपी। लास्ट, ई रुपी क्या है, ये एक तरह के प्रीपेड वाउचर्स होते हैं। ओके, प्रीपेड वाउचर्स, इनकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, 1 लाख, और ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकता है। लाइक 1 लाख का कोई वाउचर है, तो एक बार में आपने 20,000 यूज़ कर लिए, फिर 60,000 यूज़ कर लिए, फिर 20,000 यूज़ कर लिए, तो ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो जब तक उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती। इसको बाय कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, कंपनी कर सकती है, इंडिविजुअल कर सकता है। वैसे ही सेल कौन कर सकता है, बैंक्स या फिर नॉन बैंक्स, पीपीआई। पीपीआई क्या होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो दिस इज ई रुपी। स्पेशल केसेस के लिए होता है, लाइक एजुकेशन के लिए हो गया। ओके, एजुकेशन के लिए ई रुपी बना के दे दिया, तो उससे क्या होगा, ये जो ई रुपी होगा वो सिर्फ स्कूल्स वाले ही रिडीम कर सकते हैं। ओके, ये नहीं कि आपने आईफोन खरीद लिया। ओके, सो दिस इज ई रुपी। तो ये 15 टर्म्स थे, इनको बार बार रिवाइज करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए उसका टॉपिक रिकमेंड कर देना कमेंट्स में। ओके, थैंक यू।